13 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके का रहने वाला जयप्रकाश शाम 7:30 बजे के आसपास अपनी भाभी को यह कहकर घर से निकला था कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है और वो थोड़ी देर में वापस लौट आएगा। घर वालों को जयप्रकाश का इंतजार करते करते रात हो गई थी, लेकिन जयप्रकाश अपने घर वापस नहीं लौटा। घर वालों ने उसके नंबर पर कई बार फोन भी किया, लेकिन जयप्रकाश ने उनका फोन नहीं उठाया। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे जयप्रकाश के बूढ़े माता पिता स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जयप्रकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस को बताया कि उनका बेटा जयप्रकाश घर से ये बोलकर निकला था कि वो किसी जरूरी काम से जा रहा है और जल्द ही घर वापस लौट आएगा, लेकिन उनका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, जिसकी वजह से हमें किसी अनहोनी का डर सता रहा है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जयप्रकाश के माता पिता अपने घर लौट जाते हैं। साथ ही बरूराज थाने की पुलिस भी जयप्रकाश को तलाश करने में लग जाती है। लेकिन इधर 14 अगस्त को सुबह करीब 6 या 7 बजे मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र में सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन लोगों की नजर एक बोरी पर पड़ी। उस बोरी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ भारी भरकम सामान है। धीरे धीरे वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इसके बाद कुछ लोग उस बोरी की तरफ बढ़ते हैं और उसे खोलकर देखते हैं। उस बोरी के अंदर एक सूटकेस था और जब उस सूटकेस को खोला गया तो उसके अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद सहजानंद कॉलोनी के लोग पुलिस को फोन करते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस वाले उस सूटकेस को अच्छे से खोलकर देखते हैं, लेकिन सूटकेस खुलते ही वहां पर तेज बदबू फैल गई, क्योंकि उस सूटकेस में एक लाश थी जिसका सिर धड़ से अलग था। उसकी आंतें भी बाहर निकली पड़ी थीं। इसके बाद पुलिस वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है और उस शव की पहचान कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर पा रहा था। और अब पुलिस को लगने लगा था कि हो सकता है इस व्यक्ति को कत्ल करने के बाद उसके शव को यहां लाकर फेंक दिया गया हो। इसलिए सबसे पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके बाद सहजानंद पुलिस द्वारा आसपास के सभी पुलिस स्टेशंस में सूचना दी जाती है और पूछा जाता है कि क्या किसी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसी दौरान पता चलता है कि बरूराज थाने में जयप्रकाश नाम के एक लड़के की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो कि अभी भी लापता है। इस बात का पता चलते ही बरूराज पुलिस की मदद से जयप्रकाश के माता पिता को सहजानंद पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। सहजानंद पुलिस उन्हें हॉस्पिटल की मोर्चरी लेकर जाती है और जैसे ही उन्हें वो शव दिखाया गया तो जयप्रकाश के घर वाले दहाड़े मारकर रोने लगे। असल में वो शव जयप्रकाश का ही था, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर जयप्रकाश को इतनी बेरहमी से किसने और क्यों कत्ल किया था। आखिर जयप्रकाश से किसी की क्या दुश्मनी थी। और जब इस बारे में जयप्रकाश के परिवार वालों से पूछताछ की गई तो जयप्रकाश की मां रंभा देवी ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस तो क्या, मोहल्ले के लोग भी हैरान रह गए। रंभा देवी ने बताया कि जयप्रकाश उनका सबसे छोटा बेटा था। वो पेशे से इंजीनियर था, जो कि गोवा में एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ललिता नाम की एक लड़की जो सहजानंद अहियापुर में रहती थी, वो रिश्ते में जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननंद थी। इसीलिए जयप्रकाश कभी कभी इस रिश्ते के नाते सहजानंद कॉलोनी में ललिता के घर चला जाया करता था। वहां पर अक्सर उन दोनों की मुलाकात हो जाया करती थी और आगे चलकर ये मुलाकातें धीरे धीरे फोन कॉल में बदल गई। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर 2021 में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और उनके बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। लेकिन फिर ललिता बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना चली गई। वहां वो किराए पर कमरा लेकर रहने लगी और अपनी एग्जाम की तैयारी करने में जुट गई। वहीं जयप्रकाश गोवा में नौकरी करने चला गया था। भले ही वो दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की फोन कॉल और वीडियो कॉल पर बातें होती रहती थीं। इसके अलावा बीच बीच में जयप्रकाश गोवा से ललिता को मिलने भी आया करता था और जब वो दोनों अकेले में मिलते थे तो उस समय जयप्रकाश ने ललिता के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए थे। इधर ललिता भी अब हर महीने जयप्रकाश से पैसों की डिमांड करने लगी थी, जो कि जयप्रकाश पूरा भी कर रहा था। जयप्रकाश ललिता से इतना प्यार करने लगा था कि वो हर महीने अपनी कमाई में से 5,000 रुपए ललिता को उसके निजी खर्च के लिए दिया करता था। उन दोनों में सब कुछ बहुत सही चल रहा था,
लेकिन फिर उन दोनों के रिश्ते के बारे में दोनों के ही परिवार वालों को पता चल जाता है। जयप्रकाश अपने घर वालों को साफ साफ कह देता है कि वो ललिता से बहुत प्यार करता है और शादी भी उसी से ही करना चाहता है, क्योंकि जयप्रकाश घर में सबसे छोटा और सबका लाडला था। इसलिए उसके जिद करने पर जयप्रकाश के घर वाले भी मान गए और जब बात ललिता के घर तक पहुंची तो ललिता के परिवार वाले भी इस शादी के लिए मान गए। इसके बाद साल 2023 के लास्ट में एक दिन ललिता के घर वाले उन दोनों की शादी की बात पक्की करने के लिए जयप्रकाश के घर पर आए, लेकिन उस दिन जयप्रकाश के परिवार वाले अपने घर पर नहीं थे। फिर कुछ दिन बाद यानी साल 2024 में अगस्त के महीने में अचानक ललिता अपने प्रेमी जयप्रकाश से कहती है कि मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। हालांकि उस समय जयप्रकाश गोवा में अपने काम पर था, लेकिन ललिता के बार बार बुलाने पर वो 13 अगस्त को गोवा से अपने घर आ जाता है और फिर 13 अगस्त को शाम 7:30 बजे के समय जयप्रकाश अपनी भाभी को ये कहकर घर से निकल जाता है कि वो बाजार से सब्जी लेकर आता है। लेकिन सब्जी लेने के लिए घर से निकला जयप्रकाश फिर कभी लौट कर नहीं आया। जयप्रकाश शाम को 7 बजे बोले हमसे कि हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से आते हैं घूम के भाभी सब्जी लेकर के, फिर आप सब्जी बनाना हम खाएंगे। शाम को गए फिर लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं है। और फिर अगले दिन यानी यही वो 14 अगस्त का दिन था जिस दिन सहजानंद पुलिस ने गली नंबर 9 से सूटकेस में बंद एक शव बरामद किया था, जिसके बाद जयप्रकाश के परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस में सबसे पहले उसका बड़ा भाई और भाभी पहुंचे थे। उन्होंने शव देखते ही तुरंत पहचान लिया था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जयप्रकाश ही है। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर जयप्रकाश को कत्ल किसने किया था। हालांकि शव की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस तुरंत इस केस की जांच में जुट गई थी। सहजानंद कॉलोनी में जहां से वो शव मिला था, पुलिस उन पड़ोसियों के घर घर जाकर पूछताछ करती है। साथ ही उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान पता चलता है कि जिस जगह पर वो सूटकेस मिला था वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रात के समय कुछ लोग साइकिल पर एक भारी भरकम बोरी को लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वो 3 लोग थे और फिर थोड़ा आगे जाकर उन्होंने उस बोरी को घटना स्थल पर फेंक दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि उस सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी पुलिस खोजबीन करने में लगी हुई थी। इसके बाद जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स को भी चेक किया जाता है, क्योंकि हो सकता था घटना वाले दिन वो अपनी भाभी को सब्जी लाने की बात कहकर किसी दोस्त या फिर अपने किसी जानकार से मिलने के लिए चला गया हो और उन्हीं लोगों ने उसका कत्ल कर दिया हो। खैर, जब पुलिस वाले उसकी कॉल रिकॉर्ड को चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो तो पिछले काफी दिनों से लगातार ललिता से बातें कर रहा था और घटना वाले दिन यानी 13 अगस्त को घर से जाने के बाद भी उसने ललिता को ही फोन किया था। इसके बाद जब पुलिस जयप्रकाश की मां रंभा देवी के बयान, सीसीटीवी फुटेज और जयप्रकाश की कॉल डिटेल, इन सभी चीजों पर अच्छे से गौर करती है तो पता चलता है कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि ललिता ही है, क्योंकि जयप्रकाश के नंबर पर लास्ट कॉल ललिता ने ही किया था। इसलिए ललिता से पूछताछ करने के लिए पुलिस उनके घर पर पहुंचती है, लेकिन ललिता और उसके परिवार वाले तो पहले ही फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस ये पता लगाती है कि घटना वाले दिन यानी 13 अगस्त की रात को ललिता के फोन की लोकेशन कहां पर थी। चेक करने पर पता चलता है कि उस रात ललिता की लोकेशन सहजानंद कॉलोनी के एक लॉज में थी। पुलिस तुरंत उस लॉज पर पहुंचती है। वहां पूछताछ करने पर पता चलता है कि लॉज के उस कमरे में देवरिया का रहने वाला रविंद्र कुमार किराए पर रहता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि रविंद्र कुमार ललिता का ममेरा भाई है। इस बात का पता चलते ही पुलिस तुरंत रविंद्र कुमार को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की जाती है। शुरू में तो रविंद्र कुमार हर आरोपी की तरह इस वारदात में कोई भी हाथ होने से इनकार करता है, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो रविंद्र कुमार जल्दी ही टूट जाता है और फिर जयप्रकाश के कत्ल में एक ऐसी भयानक और बर्बरता की कहानी सामने आती है जिसे सुनकर जयप्रकाश के घर वालों के साथ साथ उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के भी दिल दहल गए। रविंद्र कुमार ने बताया कि जब ललिता और जयप्रकाश एक दूसरे से मिला करते थे, ठीक उसी समय ललिता बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना चली गई और फिर एक दिन जब जयप्रकाश ने ललिता को वीडियो कॉल किया तो उसने देखा कि ललिता के रूम में उसके अलावा एक लड़का भी है। और जब जयप्रकाश ने ललिता से उस लड़के के बारे में पूछा तो ललिता उसे कुछ बताने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर अब उन दोनों में रोज रोज झगड़ा होने लगा। इस झगड़े से तंग आकर एक दिन ललिता ने जयप्रकाश से कहा
कि जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर हमें इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो ललिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब ललिता ने जयप्रकाश के घर फोन करके उसकी मां रंभा देवी से कहा कि आपका लड़का सही नहीं है, इसलिए आप अपने बेटे को समझा लो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इसके बाद मां रंभा देवी अपने बेटे जयप्रकाश को बहुत समझाती है, लेकिन जयप्रकाश का कहना था कि उसने ललिता पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। हम अपने लड़का को कहे लड़का छोड़ दो, उसको छोड़ दो। लड़का बोला मम्मी हमसे इतना इतना खर्चा लिया है, हमको खर्चा नहीं, शादी करेगा तो दे दो। वो बोला हम खर्चा नहीं देंगी तुम। लेकिन ललिता ने अब जयप्रकाश से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बातचीत बंद होने से जयप्रकाश काफी नाराज था। उसके पास ललिता के साथ के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो थे। ललिता से बात ना होने और उसकी शादी से इनकार करने पर जयप्रकाश ने वो अश्लील फोटो और वीडियोस ललिता के घर वालों और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पर भेज दिए, जिसकी वजह से जयप्रकाश को ललिता के रिश्तेदारों और परिवार वालों की ओर से धमकी मिलने लगी। उधर ललिता भी अब चोट खाई हुई शेरनी बन चुकी थी। वो जयप्रकाश से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर जयप्रकाश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि जयप्रकाश को कत्ल करने के लिए उसकी बहन ललिता लगातार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन जयप्रकाश गोवा से अपने घर नहीं आ रहा था। इस पर ललिता जयप्रकाश को शादी का झांसा देने लगी। उसने जयप्रकाश को विश्वास दिलाया कि उसके मुजफ्फरपुर पहुंचते ही वो उससे शादी कर लेगी। हालांकि जयप्रकाश को पहले ही डर था कि उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन फिर भी वो ललिता पर भरोसा करके मुजफ्फरपुर आ गया। सबसे पहले वो भगवानपुर में स्थित अपने भाई के किराए वाले मकान पर गया। फिर वहां से वो अपनी प्रेमिका ललिता से मिलने भगवानपुर के ही एक होटल में पहुंचा। वहां पर उन दोनों ने साथ में नाश्ता किया। इसके बाद ललिता ने उसे अपने ममेरे भाई के कमरे पर ले जाने के लिए तैयार कर लिया। उसने जयप्रकाश से कहा कि वहां पर शादी की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके बाद वो दोनों ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार के कमरे पर पहुंचे। इसी बीच ललिता ने चुपके से फोन करके अपने घर वालों को जयप्रकाश को लेकर रविंद्र कुमार के कमरे पर पहुंचने की जानकारी दे दी। पुलिस के अनुसार ललिता के भाई ने रविंद्र के कमरे पर पहुंचते ही पहले तो चाकू से जयप्रकाश का गला रेता, फिर उसके पेट से अंतड़ियां बाहर निकाल दी। इसके बाद उसके शरीर के कई हिस्सों पर भी वार किए। मुख्य वजह इसमें प्रेम प्रसंग के दौरान में एक जो मृतक थे उनके द्वारा कुछ वीडियो वगैरह बनाया गया था, प्राइवेट वीडियो बनाया गया था और उसको वायरल किया गया था। उसी का बदला लेने के लिए इसकी हत्या की गई है। जयप्रकाश की मौत के बाद कमरे में ही उन सबने मिलकर उसके शव को एक सूटकेस में भरकर उसे एक बोरी में रखा। इसके बाद उन्होंने उस बोरी को साइकिल पर रखकर घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने ललिता के ममेरे भाई रविंद्र महतो को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जयप्रकाश की प्रेमिका ललिता, उसका पिता किशोर महतो, ललिता के सगे भाई रंजीत, संजीत और बहनोई फरार हो गए थे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद फरार चल रही ललिता ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। ललिता के बाद उसके पिता किशोर महतो, उसके दोनों भाइयों और बहनोई ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी उसके कमरे से ही बरामद कर लिया गया था। इसके बाद उन सभी आरोपियों के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन सभी को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।